क्या करेगा दिनेश जी? जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं सुनील जी के पास आता हूँ। कोटा की इंडस्ट्री तो आप देख ही सकते हो कि किस किस्म के बिल्कुल शोषण का केंद्र बन चुकी है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और जब भारत की शिक्षा प्रणालियों में आप आरएसएस और हेडगेवार को पढ़ाओगे और उसके बाद जब भारत का प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर हार्वर्ड का उपहास करेगा, तो लोगों में विश्वास कहां से आएगा कि ये देश का प्रधानमंत्री है जो शिक्षाविदों का अपमान कर रहा है। उन शिक्षा वो विद्यार्थी जो उन इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ना चाहते हैं उनका अपमान करता है। तो जब उनको देश से एक विश्वास जो होता है वो गवा बैठते हैं कि ये देश मुझे सम्मान नहीं दे सकता मेरी इंजीनियरिंग के लिए, मेरी मेडिसिन के लिए, उससे ज्यादा मेरी मेहनत के लिए, जो मैंने हार्ड वर्क किया है, मेरे हार्ड वर्क के लिए देश सम्मान नहीं दे सकता। यह सम्मान जो अनपढ़ हैं, गवार हैं, जो राजनीति में बैठे हैं, उनको मिलता है। तो लोग देश नहीं छोड़ेंगे तो क्यों नहीं छोड़ेंगे? अमीर, युवा, छात्र, एक्सपर्ट्स, सेमी स्किल्ड, सब तो छोड़ रहे हैं सर। ऐतिहासिक लेवल है महापलायन का। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। ये बिल्कुल सही है कि पलायन की स्थिति है और ये अनायास तो है नहीं। आप जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो हमारी फैकल्टी वह थी जो उस डिपार्टमेंट की टॉपर होती थी। जिस विद्यार्थी ने टॉप किया वो तुरंत उसका ऑफर मिल जाता था कि आप मेरे उसी विभाग में आप प्राध्यापक हो जाएंगे। आज क्या स्थिति है? जिसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है वो प्राध्यापक हो जा रहा है। कहां से आप फैकल्टी लाएंगे? पिछले 10 सालों में कोई ऐसा प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो सामान्य रूप से 10+2 के बाद की डिग्री डिप्लोमा दे रहा हो, या कोई प्रबंधन का संस्थान हो, चाहे अभियंत्रण का संस्थान हो, चाहे चिकित्सा संस्थान हो, वह शुरू के 50 अगर संस्थानों की श्रेणी बनाई जाए उसमें उसका स्थान है कहीं देश के अंदर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूल जाइए, जो नया खुला हो पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, कोई भी जो आज भी जो विश्वविद्यालयों में या शिक्षण संस्थानों की हायरार्की बन रही है, उन हायरार्की में प्रथम 10 संस्थान उन्हीं संस्थानों के हैं जो जवाहरलाल नेहरू के जमाने में खुले थे। किसी नए का प्रवेश नहीं हो रहा। क्यों ऐसा? अगर आपके पास बच्चों को शैक्षणिक स्तर पर मजबूत बनाने की स्थिति नहीं है तो विद्यार्थी क्या करेंगे? अभी एक सर्वे आया जिसमें कहा गया कि लगभग 75% से अधिक जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका ये कहना है कि उनको कुशल और योग्य कामगार भारत में नहीं मिलते हैं। ये क्यों ये हालत पैदा हो गए? जो अच्छी 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जो है वो तो गल्फ में काम करते हैं, तो यहाँ कहां से मिलेंगे सर? तो क्यों नहीं? सवाल ये है ना कि जो निजी प्रतिष्ठान हैं वो निजी प्रतिष्ठानों का जो वेतन है या पारिश्रमिक है उस पर सरकार कोई नियंत्रण नहीं है। प्रो कारपोरेट आपका नियम है। जो श्रमिक हितों के कानून थे आपने उसको कमजोर कर दिया। दुनिया के कोई देश घंटे के आधार पर वहां पर पारिश्रमिक निर्धारित है, जितने भी विकसित देश हैं। अगर आप काम कराएंगे तो इससे कम पैसा आप नहीं दे सकते। तो और उसके बाद उन वहां पे काम करने वालों को तमाम तरह की सामाजिक सुरक्षाएं भी प्राप्त हैं। आप क्या करते हैं? कब आप आपकी नौकरी चली जाएगी, नौकरी में रहते हुए किस तरह की सुविधाएं आपको दी जाएंगी, कोई पुरसाल नहीं है। आप सिलिकॉन वैली बेंगलोर की स्थिति देख लीजिए। पिछले बरसात के दिनों में वहां क्या हालत थे? घुटने भर पानी था, लोग जा नहीं पा रहे थे उन जगहों पर। और आज सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर जून तक नहीं रहेंगी, किसी ने उनका पूछा तक नहीं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पूरे के पूरे एरिया में, उसको बनवाने के लिए, डेवलप करने के लिए वहां के लोगों ने राज्य सरकार से अनुरोध किया। राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिणाम क्या हुआ कि वहां जो काम करने वाले प्रतिष्ठान हैं उन्होंने आपसी सहयोग करके जो नागरिक सुविधाएं हैं उसको जुटाया। क्या दुनिया किसी देश में ऐसा होता है क्या? अब अगर आप बात करते हैं कि ये विद्यार्थी क्यों चले जाते हैं बाहर या क्यों जाना चाहते हैं, अगर अव्वल तो जो उनकी योग्यता के अनुसार अगर उनको सेवा मिली, उनको काम करने, कोई ऐसा नहीं कि नौकरी करने जा रहे हैं, वो शोध करने के लिए भी जा रहे हैं, बेहतर रिसर्च पेपर भी लिखने के लिए हो जा रहे हैं, एकेडमिक्स में भी हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल आईटी के लड़के या मैनेजमेंट के लोग या मेडिकल के लोग जा रहे हैं केवल पैसा कमाने के लिए, वो भी नहीं है।
वो तमाम विद्यार्थियों को मैं जानता हूं जो शोध करने के लिए गए, और वहां के लोग, आप मुझे बताइए ना, आप में कौन सा संस्थान है जो मेधावी विद्यार्थियों को शोध करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहा है? कौन सा जो सरकार है बढ़ करके बच्चों से कर रही है कि आपका एकेडमिक करियर बहुत बढ़िया है, आप शोध के क्षेत्र में आइए, गुणवत्तापूर्ण शोध कीजिए, उसके लिए सरकार सहायता करेगी? वो जो पढ़ने पढ़ाने सर मैं का आगे आपको फिगर भी सिर्फ आपको फिगर दे देता हूं मैं शोध के, सुन के हैरानी होगी। अमेरिका जैसा देश एक वर्ष में, प्राइवेट और गवर्नमेंट की कंबाइन की बात कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली $750 बिलियन सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती है एक वर्ष में। चीन इस समय 450 और $500 बिलियन के बीच में हर साल खर्च करती है। ये मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं। और भारत की सरकार जो टोटल बजट है रिसर्च का, वो आपको हैरानी होगी $2 बिलियन से कम है, और उसमें से 70% जो पैसा है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो और कुछ और इंस्टीट्यूशन में चला जाता है। वो भी रख रखाव के अंदर, उनकी तनख्वाहें देने में रिसर्च के लिए कुछ बचता ही नहीं यहां पर सर। तो हम क्या करेंगे? दिनेश जी, मैं तमाम सामाजिक विज्ञान के शोध अध्ययन केंद्रों पर मैं गया हूं। दीवाल में अगर पेड़ का एक पौधा निकल आया है, उसको निकालने का पैसा उनके पास नहीं है कि उसकी साफ सफाई कर दें। वो अगर खरपतवार हो गया पूरे कैंपस में, उसकी सफाई तक नहीं होती है। तमाम तरह के शोध संस्थान, रोहल जी से पूछिए, आप शिमला में हैं, उनकी हालत देख लीजिए क्या स्थिति है वहां, कितने सालों पे वहां पे व्हाइट वॉशिंग होती है, ऐसी जानकारी कर लीजिए। दिनेश जी, मैं एक सेकंड एक बात करना चाहूंगा। यहाँ पर आलू का देश का सबसे बड़ा संस्थान है, और उसने अपनी जमीन बेच दी है पिछले 8 साल में, जिसको हम कुफरी ज्योति के नाम से, जो हम उत्तर भारत के लोग हैं, इस समय हम, दिनेश जी आप मुंबई में हैं, लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी, अनिल सिन्हा जी और सुनील शुक्ल जी, कुफरी ज्योति के नाम से एक आलू बेचा जाता था, वो जमीन तक इस पिछले 8 साल में बेच दी गई है। और उसके अलावा बाकी चीजें सुनील जी कहेंगे। ये आलू का रिसर्च संस्थान था आपका मतलब? आलू का रिसर्च संस्थान था जी बिल्कुल, आज भी है CPRI है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन उसके पास जमीन नहीं है कि वो रिसर्च कहां करेगा, वो जमीन बेच दी गई है। आप सोचिए कि आंवले का रिसर्च सेंटर प्रतापगढ़ में बनाया गया उत्तर प्रदेश में, उसकी दशा देख लीजिए। मैं जब विद्यार्थी था तो गुआवा रिसर्च सेंटर इलाहाबाद में था, स्वामी जी जानते होंगे, आज उसकी हालचाल पूछ लीजिए। पूरा इलाहाबाद और आसपास में जो अमरूद पैदा होती थी, दुनिया मशहूर था, उसका जोत खत्म होती चली जा रही है। गन्ना का शोध संस्थान शाहजहांपुर में था, सामाजिक अध्ययन के संस्थान बीबी गिरी शोध संस्थान लखनऊ में है, पंत शोध संस्थान प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। उनकी हालत सर माफी चाहूंगा 4 दिन पहले जो लेबर ब्यूरो का संस्थान देश भर का शिमला में था, उसे यहां से ट्रांसफर करके चंडीगढ़ भेज दिया गया है, और शिमला वाली जमीन जो एक हिस्टोरिक जमीन है शिमला रेलवे स्टेशन के पास, उसे आगे आने वाले दौर में बेचा जाएगा। तब आप सोचिए, शिमला में बहुत बहुराष्ट्रीय उच्च स्तरीय अध्ययन संस्थान खोले गए थे, लेकिन तमाम की स्थिति क्या हो गई? सवाल है कि आपके, और दूसरी चीज, एक जो वातावरण आपने देश में बनाया, एक तरह के अजीब तरह का सुरक्षा का भाव पैदा हो गया लोगों के अंदर। लोगों को ये लगने लगा कि उनकी योग्यता के अनुरूप उनको सेवा का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो लोग, अच्छा दूसरी चीज है कि मान लीजिए कि जो आप कहते हैं कि संपन्न लोग क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं, अगर आप में एक सुरक्षा का भाव पैदा हो गया और आपको ये लगने लगा कि हमको जरूरत पड़ेगी तो हमको वो चिकित्सकीय सुविधाएं मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी, ओल्ड एज, वृद्धावस्था में जो लोगों की जरूरतें होती हैं वो पूरी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। आप सोचिए ना कि मैं ब्रुनई गया था, दिनेश जी, ब्रुनई के वाइस चांसलर, वहां के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से मैं मिला था। उसने मुझसे ये कहा कि वहां के राजा का, वहां के जो ब्रुनई के राजा, अभी भी वहां रियासत राजतंत्र ही है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हमारे राजा ने, शासकों का ये कहना है कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में दुनिया में जो सब सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध हो और उसकी कोई कीमत हो, वो आप लेकर के आइए, और आप वो इस तरह के हमको फैकल्टी चाहिए।
और पूरी दुनिया में तलाश रहे थे कि हमको कहीं से कुछ मिल जाए। और मैं वहां उस विश्वविद्यालय में इस दुनिया के तमाम इलाकों के लोगों को मैंने अध्ययन अध्यापन के कार्य में रत पाया। ह्यूज बड़ा, इतना बड़ा कैंपस, वहां पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए छात्रावास। आज क्या स्थिति है, मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ता था, स्वामी जी भी उसी शहर में रहे हैं, हम लोग जितना पढ़ने के लिए आए थे, मामूली सी वृद्धि हुई है अन्य छात्रों के छात्रावास की क्षमता में, चाहे भी कोई विद्यार्थी हो। और दूसरी चीज, जो अगर आप विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों में एक तो जो निजी संस्थान तमाम आपके पास खुल गए। मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों से मॉस्को में मिला हूं, सिंगापुर में मिला हूं, काठमांडू में मिला हूं, जो निजी विश्वविद्यालयों में मेडिकल पढ़ने के लिए इस देश से गए हुए हैं, यहाँ के नागरिक हैं। पूछा क्यों चले आए भाई वहां, तो कहा कि साहब वहां जो मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं, एक तो कीमत बहुत ज्यादा है और दूसरी फैकल्टी नहीं है। काम तुम यहाँ से पढ़ के जाओगे, तुमको फिर एक इम्तिहान देना पड़ेगा। कहा कि हम वो इम्तिहान पास कर लेंगे, लेकिन कम से कम यहाँ कोई पढ़ाने वाला तो है। और दूसरी चीज, इसकी भी संभावना है कि अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं और हमारी योग्यता इस लायक बनी, तो मुझे यहाँ भी सेवा के अवसर मिल सकते हैं। आप यहाँ क्या है, किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, आप किसी देश के किसी राज्य में किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप चले जाइए, और उसी तरह के 4 मेडिकल कॉलेज में और आप चले जाइए, जो फैकल्टी के नाम आपको एक में मिलेंगे वही 5 और में मिलेंगे। मतलब क्या हो रहा है यार, शिक्षा के गुणवत्ता पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, कोई फीस स्ट्रक्चर पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है, पढ़ के निकलने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके सेवा योजन के ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जो ये कारपोरेट हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, उन अस्पतालों में काम करने वाले जो मेडिकल के विद्यार्थी जाएंगे, उनको पारिश्रमिक क्या देय होगा, काम की अवधि कितनी होगी, इस पे कोई आपका नियंत्रण नहीं। प्रो कॉर्पोरेट ओरिएंटेशन आपका वो बन गया। तो आप बताइए ना कि कोई भी विद्यार्थी, निश्चित रूप से एक सेंस आप बिलोंगिंग हमारे देश के साथ है, इस देश ने हमको बहुत कुछ दिया, हम इससे इनकार नहीं कर, हम सूडान और सीरिया नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आपकी बेहतरी का प्रयास कौन नहीं करता। और अगर हमारे पास बेहतरी के अवसर होंगे तो कोई क्यों देश छोड़ के चला जाएगा। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। आप मतलब अगर किसी विश्वविद्यालय जो भर्तियां हो रही है, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में भर्तियां हुई, उसका पूरा हालपुर पढ़ लीजिए आप अखबारों में क्या रहा कि किस तरह के लोग गए। आप पिछले 8 सालों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो कुलपति बनाए गए हैं उनके बारे में आप पढ़ लीजिए कि क्या किस तरह के लोगों को आपने कुलपति बनाया। सारे ही आरएसएस वाले हैं सर वो। अरे साहब, मुझे आरएसएस से कोई गुरेज नहीं है, आप काबिल तो हो, सोच तो हो आपके पास एक। मुझे कोई, मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं कि अक्षर स्वामी जी आरएसएस वाले हैं रहे, लेकिन एक चिंतन तो है इनके पास, एक प्रबंधन के गुरु हैं तो इनके पास एक सोच तो है, काम करने का तरीका तो है। सर कल ही एनसीईआरटी के 33 टॉप एकेडमिक्स ने वहां से इस्तीफा दे दिया है कि हम आपके साथ काम नहीं कर सकते एनसीईआरटी के साथ, क्योंकि आपके जो कोर्सेज हैं वो हमारी गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं है। मैंने कल पूरा प्रोग्राम भी किया था सर, ये हालात है यहाँ पर सर। तमाम भी उनके यहाँ जो सलाहकार थे उन्होंने कहा कि मेरा नाम हटाइए अपने यहाँ से, बड़ी संख्या उनकी। और सोचिए, उसके खिलाफ एक विश्वविद्यालय की कुलपति उतर आई लिखने के लिए, उनका रिकॉर्ड पढ़ लीजिए वो क्या है। सम्मानित यूजीसी के जो चेयरमैन साहब हैं उनके बारे में आप पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा कि ये जो नाम हटाने का चला जा रहा एक तरह का प्रोपगंडा है। अरे क्यों प्रोपगंडा, आप बताओ ना। मान लिया आपकी बात, आप सदा सच बोलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वो प्रोपगंडा क्यों है और आप जो कह रहे हैं वो सच्चाई क्यों है, इसके बारे में क्यों नहीं बात करते, तथ्यपरक बात कीजिए। तो अगर आप शिक्षा को इस तरह से गड्ढ कर देंगे तो आपकी कोई कदर तो रह नहीं जाएगी। अगर 2+2 4 है और आप 2+2 3 पढ़ाना शुरू कर देंगे तो क्या दुनिया के किसी देश में यहाँ कोई पूछ होगी क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहाँ चले जाएंगे आप। बात लंबी लंबी करते हैं, लेकिन वो उन देशों को पूरा कैसे किया जाए वो स्थिति बनती नहीं। तो अब जब आपके योग्यता के अनुसार आपको योग्य बनने की प्रक्रिया में जो आपके प्रयास हैं उसमें कोई समर्थन और सहयोग नहीं है, पढ़ाई लिखाई के बाद आपको बेहतर अवसर नहीं, तो कोई क्यों बने, जिसके पास मौका होगा वो भाग जाएगा। जी सर, ये तो बड़ी टिप्पणी है, व्यवस्था में लगे हुए लोगों के ऊपर बड़ी भारी टिप्पणी है ये। जी सर, मैं आता हूं दूसरे चक्र में उत्तर